किसी शहर में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सोसाइटी थी। उस सोसाइटी में चारों तरफ लोगों के मकान बने हुए थे और बीचों बीच आंगन में एक गटर था। एक रोज अचानक सुबह सुबह गटर का ढक्कन खुला और उस गटर के अंदर से एक महिला राधिका अपनी सास के साथ बाहर निकली। सासू माँ, रात भर परेशान हो गए हम लोग अंदर। हाँ बहू, मच्छरों ने तो काट काट कर लाल कर डाला। और उसके बाद उन्होंने गटर का ढक्कन बंद कर दिया। चलो सासू माँ, धंधे पर निकलते हैं, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। दोनों सास बहू वहाँ से निकल गए। तभी सभी घरों की बालकनी में वहाँ की औरतें आ गई। ये सुबह सुबह इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू तो तभी आती है जब हमारा गटर खोला जाता है, पर यहाँ तो कोई भी म्युनिसिपालिटी वाला नहीं आया। अरे ध्यान से देखो, लगता है ये गटर अभी अभी खोला गया है। पता नहीं कौन कमबख्त हर रोज गटर खोलकर चला जाता है, जिससे बदबू पूरे सोसाइटी में फैल जाती है। ये तो अब रोज का काम हो गया है। हमें आज रात भर इस गटर की निगरानी रखनी होगी। सही कह रही हो, आज रात देखते हैं कौन आता है गटर का ढक्कन खोलने। खैर, इतना बोलकर सभी औरतें अपने अपने घर के अंदर चली गईं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहू बाजार में जाकर गुब्बारे बेचने लगी। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे गुब्बारे। चाची, एक गुब्बारा देना जरा। हाँ बेटा, ये लो गुब्बारा। वहीं दूसरी तरफ राधिका भी गुब्बारे बेचने में लगी थी। थोड़ी देर गुब्बारे बेचने के बाद दोनों सास बहू एक जगह आकर मिली। बहू, तू गर्भवती है, मुझे लगता है तुझे अब गुब्बारे बेचने नहीं आना चाहिए। सासू माँ, मैं 24 घंटे उस गटर के अंदर नहीं रह सकती। कम से कम गुब्बारे बेचने के बहाने थोड़ा घूमने को तो मिल जाता है खुली हवा में। काश हमारी जिंदगी में वो तूफानी रात ना आई होती, तो ना ही मेरा बेटा गायब होता और ना ही आज हमारी ये हालत होती कि हमें गटर में रहना पड़ता। दरअसल कुछ साल पहले राधिका की मुकेश के साथ नई नई शादी हुई थी। मुकेश एक गरीब किसान था। बहू, हमारा घर ज्यादा बड़ा तो है नहीं, बस एक कच्चा मकान है। अब हम तीनों ही एक दूसरे के साथ ही हैं। सासू माँ, मैं भी गरीब परिवार में ही पैदा हुई थी। चिंता मत कीजिए, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। राधिका, तुम तब तक खाना बनाओ, मैं जरा खेतों की तरफ से आता हूँ। शादी के चक्कर में खेतों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया। ठीक है। मुकेश अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी गांव के कुछ लड़के उसे बधाइयां देने लगे। अरे मुकेश भाई, बधाई हो, तुम्हारी भी लुगाई आ गई। लेकिन आज ही तुम भाभी को लेकर आए हो और आज ही घर से बाहर निकल गए, ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, शादी वादी तो ठीक है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से खेतों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया, इसलिए सोचा जरा देख लूं कैसी फसल हुई है इस बार। सही कह रहे हो मुकेश भाई, जिंदगी में तो सब कुछ जरूरी है। मुकेश अपने खेत पहुंचा तो देखा उसकी हरी भरी फसल लहरा रही थी, जिसे देखकर मुकेश बहुत खुश हुआ। हे भगवान, तूने ये बहुत अच्छा किया। भले ही शादी में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन कम से कम इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। इन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। खैर, मुकेश खुशी खुशी अपने घर वापस आए और अपनी माँ को सारी बात बता दी। मुकेश बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान कभी न कभी गरीबों की सुनता ही है। इस बार फसल बेचकर जो भी कमाई होगी, उससे हम अपना घर थोड़ा ठीक करवा लेंगे, वरना बारिश में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हाँ सही कह रही हो माँ, बस 2-4 दिन में मैं सोच रहा हूँ फसल काट ही लूँ। इतने में राधिका सबके लिए खाना लेकर आई और सब लोग एक साथ जमीन पर बैठकर ही खाना खाने लगे। खाना खाते हुए राधिका ने कहा, आप लोग फसल काटने की तो चिंता करिए ही मत, मैं फसल काटने में बहुत आगे हूँ। 3 लोग मिलकर 1 घंटे में जितनी फसल काट पाते थे मेरे गांव में, उससे ज्यादा फसल तो मैं अकेले ही काट लेती थी। क्या बात है राधिका, इसका मतलब काम काजी लड़की से शादी करी है मैंने। खैर, अभी तक मुकेश का परिवार बहुत खुश था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी में क्या कहर आने वाला है। सुहाग रात की अगली सुबह जब मुकेश का परिवार सोकर उठा तो देखा बाहर बहुत तेज काली आंधी और तूफान चल रहा था। ये अचानक इतनी तेज तूफान और बारिश कैसे शुरू हो गई? राधिका, देखो छत टपक रही है, जल्दी से नीचे बाल्टी रख दो। हाँ, अभी रखती हूँ। राधिका ने नीचे बाल्टी रखी थी कि तभी अचानक बारिश और तूफान कई गुना तेज बढ़ गया, जिससे उनका कच्चा मकान पूरा ढह गया और वो लोग सड़क पर आ गए। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? मुकेश बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा, सर छुपाने की कहीं जगह ढूंढनी होगी। हाँ माँ, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, चलो राधिका। मुकेश आगे आगे चल रहा था, पीछे राधिका और उसकी सास चल रही थी। चलते चलते अचानक सड़क पर पानी भरे होने की वजह से उन्हें दिखाई नहीं दिया और दोनों सास बहू किसी गटर में घुस गए। मुकेश ने पलटकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। हे भगवान, राधिका और मेरी माँ कहाँ चले गए? राधिका, कहाँ हो तुम? माँ, कहाँ हो तुम? मुकेश ने इधर उधर चारों तरफ देखा पर दोनों कहीं नहीं मिले।
वो वापस अपने घर की तरफ गया, लेकिन वहाँ भी दोनों नहीं मिले। फिर भागते भागते वो गांव के बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ गटर के अंदर एक सुरंग में बहते बहते दोनों सास बहू गहराई में पहुंच गई। सासू माँ, ये हम लोग कहाँ आ गए? लगता है किसी गुफा के अंदर पहुंच गए हम। बहू, वो सामने देखो, वहां से थोड़ी रोशनी आ रही है, वहां से शायद बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। दोनों सास बहू रोशनी के पास गए तो देखा छत की तरफ एक ढक्कन लगा हुआ था। राधिका ने ढक्कन हटाया तो अब वो दोनों किसी अच्छी सोसाइटी में थे, जिसके बीचों बीच वो गटर बना हुआ था। सासू माँ, हमें रास्ता मिल गया। पता नहीं मुकेश जी कहाँ निकल गए होंगे, उन्हें हमें ढूंढना होगा। चलो बहू, यहाँ से चलते हैं और मुकेश को ढूंढते हैं। दोनों दिन भर इधर उधर मुकेश को ढूंढते रहे, पर मुकेश कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे रात हो गई। फिर उसकी सास ने कहा, बहू देखो, मौसम एक बार फिर से खराब होने लगा है। मुकेश भी कहीं नहीं मिला और हमारे पास रुकने की भी कहीं जगह नहीं है। क्यों ना हम उसी गटर के नीचे चलें, वहां हम रह सकते हैं, वहां बारिश का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम गटर में रहेंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं, हमें रात वहीं बितानी पड़ेगी। सुबह फिर निकलकर इधर उधर ढूंढने लगेंगे मुकेश को। इस तरह दोनों सास बहू एक बार फिर से गटर के अंदर चले गए और गटर का ढक्कन ऊपर से बंद कर लिया। बहू, ये तो अच्छा है कि इस गटर के अंदर ज्यादा गंदा पानी नहीं भरा हुआ है, यहाँ हम सो सकते हैं। दोनों सास बहू उस गटर के अंदर ही सो गए। अगली सुबह फिर से वो दोनों बाहर निकली और मुकेश को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नहीं मिला। ऐसे ही कई महीने बीत गए, लेकिन मुकेश उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर उन लोगों ने भीख मांगकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और उन पैसों से गुब्बारे खरीदकर उसमें हवा भरकर बेचने लगे। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। रात के वक्त थक हार कर दोनों फिर से सोसाइटी में घुसे। इसके बाद गटर का ढक्कन हटाकर उसके अंदर वो दोनों जाने ही वाली थी कि तभी सभी सोसाइटी की औरतें वहां पर आ गई। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों हर रोज इस गटर को खोल देती हो, हैं? क्या है इस गटर के अंदर? देखिए, हम लोग बहुत मजबूर हैं। बारिश में हमारा घर तबाह हो गया और मेरे पति भी पता नहीं कहाँ चले गए, इसलिए हम इस गटर में रहते हैं। रोज रोज तुम लोग गटर खोल देते हो, जिससे पूरी सोसाइटी में बदबू फैल जाती है। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो तुम दोनों। बहनों, मारो इन लोगों को। सब औरतें दोनों सास बहू को मारने लगी। इसी बीच राधिका ने चुपके से अपनी सास का हाथ पकड़ा और गटर के अंदर घुस गई। फिर ऊपर से ढक्कन बंद कर लिया। कितने गंदे लोग हैं ये दोनों, फिर से गटर के अंदर घुस गए। तू गटर का ढक्कन खोल और अंदर जाकर इन्हें बाहर निकाल। छी छी छी, मैं नहीं खोलने वाली गटर का ढक्कन। कभी ना कभी तो ये दोनों बाहर निकलेंगे ही। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों गटर के अंदर ही अपनी जिंदगी बिताने लगी। फिर एक दिन औरतों ने फैसला किया, बहनों, हमारी सोसाइटी में बदबू बढ़ती जा रही है। ये दोनों तो हमारे हाथ ही नहीं आ रही। समझ में नहीं आता ये दोनों इंसान है या कीड़े मकोड़े। नाले के अंदर कौन रह सकता है? ऐसा करते हैं, हम नगर निगम वालों को बुलाकर इस नाले की खुदाई कराते हैं और दोनों को उठाकर बाहर फेंकवा देते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है। उन दोनों ने नगर निगम वालों को एक लेटर लिख दिया। वहीं दूसरी तरफ गटर के अंदर राधिका के पेट में अचानक दर्द होने लगा। सासू माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है वक्त आ गया है। चिंता मत कर बहू, लगता है हमारा चिराग इस नाले के अंदर ही जन्म लेगा। राधिका ने गटर के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन अगले ही दिन नगर निगम वाले उस सोसाइटी में आए। लेकिन एक बात चौंका देने वाली थी कि उन नगर निगम वालों के साथ राधिका का पति मुकेश भी था। भाई साहब, इस गटर के अंदर बहुत दिनों से चुपके से दो औरतें रह रही हैं। इनकी वजह से पूरी सोसाइटी गंदी हो गई है। जल्दी से ढक्कन खोलो और दोनों को निकाल कर यहाँ से दफा करो। हाँ, चिंता मत करो बहन जी। मुकेश ने गटर का ढक्कन खोला और गटर के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसकी माँ और पत्नी राधिका के अलावा उसका छोटा बच्चा भी था। मुकेश ये देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। राधिका ने सारी कहानी मुकेश को बता दी। मैंने भी आप लोगों को बहुत ढूंढा, पर आप लोग इस गटर में छुपे थे। ये तो अच्छा हुआ कि बारिश की वजह से हर जगह इतना पानी भर गया कि मुझे नगर निगम में सरकारी नौकरी मिल गई। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे सरकारी आवास मिला है। मुकेश किसी तरह अपने परिवार को वहाँ से लेकर सरकारी आवास चला गया और फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। ममता और आदित्य की शादी हो रही थी। शादी की सभी रस्में खत्म होने के बाद जैसे ही विदाई का वक्त हुआ, वैसे ही ममता अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। माँ, मैं एक बार फिर से अपना पूरा घर देखना चाहती हूँ। मैं एक बार घर के अंदर चली जाऊँ। बेटी, पूरा घर, पूरा मोहल्ला तुम्हें घुमा तो लाए हैं। ऐसे विदाई के आखिरी वक्त फिर से मायके के अंदर जाना अपशगुन माना जाता है। तभी ममता ने अपनी माँ को जोर से गले लगाया और उनके कान में कहा,
अरे माँ, मेरी बात इशारों में समझ जाया करो, मेरे पीरियड शुरू हो गए, मुझे पैड बदलने जाना है। अरे क्या हुआ समधन जी, अगर वो कह रही है तो एक बार घर के अंदर हो आने दीजिए ना। ठीक है बेटी, जा एक बार फिर से अपना घर देख ले, लेकिन जल्दी आ जाना। ममता घर के अंदर गई और पैड बदल कर वापस आ गई। खैर, विदाई के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। उसका गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद, बहू अभी थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी, तब तक थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है सासू माँ। उसका पति आदित्य ममता को लेकर अपने कमरे में चला आया, लेकिन ममता तुरंत बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकली तो आदित्य ने उससे पूछा, आते ही बाथरूम में क्यों चली गई थी ममता? दरअसल मुझे एक बहुत बड़ा हवन करना था, तो बस वही करने गई थी। ममता, बाथरूम में हवन कौन करता है? क्या बात है, इसका मतलब आपको पता है कि बाथरूम में क्या किया जाता है? हाँ, ये तो सबको पता है कि बाथरूम में क्या किया जाता है। तो जब आपको पता है कि बाथरूम में क्या किया जाता है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं बाथरूम में क्या करने गई थी? क्या बात है ममता, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। खैर, थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। मोहल्ले की सभी औरतें आ रही थी और बारी बारी से उसे गिफ्ट देती जा रही थी। तुम्हारी बहू तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन बहू तुम अपना मुंह क्यों बना रही हो? अरे क्या बताऊं, अभी 10 मिनट पहले पैड बदला था, लगता है फिर से बदलना पड़ेगा। क्या हुआ बहू, कोई परेशानी है क्या? सासू माँ, मेरे पीरियड शुरू हो गए, मुझे पैड बदलने जाना है। अरे बहू, तो तुझे पहले बताना चाहिए था। तू जल्दी से जा पैड चेंज करके आ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ममता बाथरूम में गई और पैड बदल कर आ गई, लेकिन 10 मिनट बाद फिर से उसका मुंह बनने लगा। क्या बात है बहू, फिर से क्यों तेरा मुंह बन रहा है? अभी तो पैड बदल कर आई है। अरे क्या बताऊं सासू माँ, पता नहीं क्या हो गया है, लगता है मुझे फिर से पैड बदलने जाना पड़ेगा। तो इस तरह ममता बार बार पैड बदल कर आती थी और 10 मिनट बाद फिर से पैड बदलने चली जाती थी। खैर, रात में ममता और आदित्य की सुहाग रात हुई। अगली सुबह उसकी सास उसके कमरे में आई तो देखा ममता वहां पर थी नहीं। वो उसे आवाज लगाने लगी, अरे बहू कहाँ हो, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। सासू माँ, मैं बाथरूम में हूँ, पैड बदल रही हूँ। बहू तुझे हो क्या गया है, तू जब से आई है हर 10 मिनट में पैड चेंज करने चली जाती है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं सासू माँ, आप चलिए, मैं बस खाना बनाने ही जा रही हूँ इसके बाद। खैर, उसकी सास वहां से चली गई। पैड चेंज करने के बाद ममता किचन में आई। उसने जैसे ही गैस जलाई वैसे ही, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, एक बार फिर से पैड चेंज करने जाना पड़ेगा। गैस जलती हुई छोड़कर ममता पैड चेंज करने चली गई। जब वापस आई तो देखा गैस जल रही थी। गैस तो मैं जलती हुई छोड़कर चली गई थी, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, अब जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। ममता ने जल्दी से कढ़ाई चढ़ाई, तेल मसाला सब्जियां डाल दी और सब्जी पकने लगी। उसके बाद वो आटा गूंथने लगी, लेकिन एक बार फिर से, लगता है फिर से पैड चेंज करने जाना पड़ेगा। ममता फिर से पैड चेंज करने चली गई, लेकिन जब वो वापस आई तो देखा सब्जी थोड़ी सी जल चुकी थी। उसके बाद उसने रोटियां बनानी शुरू की। 2 रोटी बनाई, फिर से पैड चेंज करने चली गई। उसके बाद फिर से 2 रोटी बनाई, फिर से पैड चेंज करने चली गई। इस तरह खाना बनाते वक्त कम से कम 30 बार पैड चेंज करने चली गई वो। खैर, फाइनली ममता खाना लेकर बाहर हॉल में आई। सासू माँ, आदित्य जी खाना खा लीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आई। खाना परोसने के बाद ममता फिर से पैड चेंज करने चली गई। जब वो वापस आई तब, ममता, कैसा खाना बनाया है तुमने? सब्जी तो सारी जली हुई है। अचानक बीच में मुझे पैड चेंज करने जाना पड़ा, इसलिए सब्जी जल गई। खैर, तीनों लोग बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन ममता ने 1 रोटी खाई ही थी कि तभी अचानक एक बार फिर उसे पैड चेंज करने जाना पड़ा। आदित्य, तेरी बीवी को आखिर हो क्या गया है? अभी दोपहर भी नहीं हुई, कम से कम 30-40 बार पैड चेंज करने जा चुकी होगी। खैर, थोड़ी देर बाद ममता फिर से आ गई और खाना खाने लगी। उसने दूसरी रोटी खाई और फिर से पैड चेंज करने चली गई। इस तरह खाना खाते वक्त कम से कम वो 10 बार पैड चेंज करने गई। आदित्य तो खाना खाकर काम पर निकल गया। दोपहर को उसके घर कुछ मेहमान आए। ममता जैसे ही उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई वैसे ही, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आई। तो इस तरह ममता उन मेहमानों के सामने भी बार बार बाथरूम जा रही थी। इस वजह से सारे मेहमान नाराज हो गए। बहन जी, हम तो तुम्हारी नई नवेली बहू से थोड़ी देर बात करने आए थे, लेकिन वो तो हर 10 मिनट में कमरे में चली जाती है, आखिर उससे हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं बहन जी, जब से बहू आई है तब से हर 10 मिनट में पैड चेंज करने जाती है। उसके पीरियड चल रहे हैं, समझ में नहीं आता आखिर कैसे हो सकता है ऐसा। तू एक बार अपनी बहू को डॉक्टर को दिखा ले, मुझे तो लगता है इसे कोई बीमारी है। ये तो आपने बिल्कुल सही सलाह दी।
तो इस तरह शाम तक ममता ने कम से कम 100 बार पैड चेंज किए। फिर ममता ने अपनी सास से कहा, सासू माँ चले ना मार्केट चलते हैं, मेरे पैड खत्म हो गए हैं। रहने दो बहू, वरना मार्केट में अगर तुझे पैड चेंज करना पड़ा तो कहाँ करेगी। मैं आदित्य को फोन कर देती हूँ, वो लेता आएगा। उसकी सास ने आदित्य को फोन करके पैड लाने को बोल दिया। आदित्य पैड लाने किसी मेडिकल स्टोर पहुंचा। अरे भाई साहब, जरा 500 पैड दे दीजिए, मेरी बीबी के पीरियड चल रहे हैं। भाई साहब, लगता है आप बहुत बड़े आदमी हो और आपकी कम से कम 100 बीवियां होंगी। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी सिर्फ एक बीवी है और 500 पैड मैं सिर्फ 5 दिनों के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। आपकी बीवी एक दिन में 100 पैड यूज करती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको किसी डॉक्टर को दिखाओ, वरना ऐसे तो वो भगवान को प्यारी हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। खैर, आदित्य 500 पैड लेकर घर आ गया। एक बार फिर से रात को खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक उसने कम से कम 50 पैड चेंज किए। अब धीरे धीरे ममता को कमजोरी आने लगी थी। एक सुबह खाना बनाते वक्त अचानक वो बेहोश हो गई। बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुला ले, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। आदित्य ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ममता की जांच की और कहा, इनके अंदर तो बहुत तेज मात्रा में महामारी फैली हुई है। ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। इनके अंदर हेमोग्लोबिन की बहुत कमी हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, खिलाते रहना। दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब तो चले गए, लेकिन अगले दिन से उसके पीरियड और तेज हो गए। धीरे धीरे वो बहुत कमजोर हो गई, घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। फिर एक रोज, विक्रम बेटा, ममता का इलाज तो डॉक्टर के पास भी नहीं है और इसकी हालत भी बहुत खराब हो गई है। ऐसा पीरियड तो मैंने कभी नहीं देखा। मेरी नजर में एक तांत्रिक बाबा हैं, उन्हें बुलाना पड़ेगा। भले ही तू मुझे अंधविश्वासी कहे, लेकिन इसके अलावा अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रात में उसकी सास ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने ममता की तरफ देखा और कहा, बहन जी, तुम्हारी बहू ममता अपने पिछले जन्म का कर्म भोग रही है। पिछले जन्म में जब ममता की बहू ब्याह कर घर आई, वैसे ही उसके पीरियड शुरू हो गए। तभी उन्होंने अपनी बहू से कहा, छी 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 छी, घोर अनर्थ कर दिया तूने। जब तक तेरे पीरियड खत्म नहीं हो जाते तू घर के बाहर ही रहेगी, ना ही तुझे खाना मिलेगा ना ही पानी। इनकी बहू बेचारी बाहर दर दर भटकने लगी। उसके पास पैड भी नहीं थे। पीरियड की वजह से सब उससे दूर भागते थे। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। इसीलिए वो बेचारी तड़प तड़प कर भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन आखिरी समय पर उसने इन्हें श्राप दिया था। जिस पीरियड की वजह से मैं तड़प तड़प कर मर रही हूँ, इसी पीरियड की वजह से मेरी सास अगले जन्म में इतना तड़पेगी कि डॉक्टर भी उसे नहीं बचा पाएंगे। पीरियड का सैलाब आ जाएगा उसकी जिंदगी में। इसी वजह से इनके पीरियड इतनी तेज हो गए हैं कि कोई भी पैड इन पर असर नहीं करेगा। बाबा, पिछला जन्म तो मुझे याद नहीं, लेकिन इस जन्म में मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। उनकी आत्मा जहाँ भी है, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। बेटी, तुमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसी वजह से तुम्हें इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा पति मिला। वरना तुम्हारी भी हालत वैसी ही हो जाती जैसी तुम्हारी बहू की हुई थी पिछले जन्म में। अगर इस जन्म में भी तुम्हारे कर्म अच्छे ना होते तो तुम्हारी सास भी तुम्हें घर से बाहर भगा देती और तुम भी उसके जैसे ही बाहर भटकती रहती और अपने प्राण त्याग देती। लेकिन बाबा, इसका कोई ना कोई उपाय तो अब करना ही होगा, वरना ऐसे तो मेरी बीवी कमजोरी की वजह से भगवान को प्यारी हो जाएगी। हाँ, उपाय तो है। एक बहुत बड़ा प्रायश्चित यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ के बीच कुछ पल के लिए बहू को अपना पिछला जन्म याद आएगा। उसी क्षण अगर इसने अपनी पिछले जन्म की बहू से माफी मांग ली तो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बाबा ने आधी रात को यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही ममता को अपना पुराना जन्म याद आया, वैसे ही उसने अपनी पिछले जन्म की बहू से माफी मांग ली। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। खैर, सुबह तक हवन चलता रहा। सुबह के करीब 6 बजे अचानक ममता के पीरियड बंद हो गए। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। भयंकर गर्मी के मौसम में विक्रम की शादी तय हो गई थी। वो जैसे ही बारात लेकर पहुंचा, वैसे ही उसकी मॉडर्न माँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर नागिन डांस करने लगी। वो जमीन पर लोट लोट कर डांस करने लगी। सारे बाराती उसे देख देख कर हंसने लगे। ये कौन बेवड़ी औरत यहाँ पर घुस आई है? कोई बेशर्म है ये, भगाओ इसको यहाँ से। अरे कोई तो रोक लो इसको, अब क्या नागमणि लेकर ही मानेगी। अरे माँ उठो, क्यों हमारी बेइज्जती करवाने पर लगी हो?
भला शादी में ऐसी नौटंकी कौन करता है? आज के दिन तो कम से कम साड़ी पहन लेती। आज मेरे लौंडे की शादी है, आज मेरे लौंडे की शादी है, ढिग चिक टिक चिक ढिंग, आज मेरे लौंडे की शादी है। किसी तरह विक्रम ने अपनी माँ को डांस करने से रोक दिया। सारे लोग हैरान हो गए। देखो तो, बेटा इतना संस्कारी है और माँ इतनी बेशर्म। देखा, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के ससुराल वाले हम सब की बेइज्जती कर रहे हैं। खैर, रात भर शादी की सभी रस्में पूरी हुई। पंडित बार बार घूर घूर कर विक्रम की माँ को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी। तभी पंडित जी बोले, अरे विक्रम बेटा, ये तुम्हारी कोई विदेशी दोस्त है क्या? अगर कहो तो इनकी भी शादी करवा दूं। पंडित जी, ये मेरी माँ है। हे भगवान, क्या क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है कि मैं अंधा हूँ। अच्छा, तुम अंधे हो तो मेरे भी हाथ पैर नहीं है, मैं भी पूरी तरह से अपाहिज हूँ। खैर, किसी तरह शादी हुई और विक्रम अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर ले आया। घर आते ही विक्रम की बीवी ममता ने कहा, सासू माँ, पता है मेरे मायके में हर जगह आपकी बेइज्जती हो गई है। लोग तो मेरे पापा की भी इंसल्ट कर रहे थे, बोल रहे थे ऐसे घर में रिश्ता क्यों कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि विक्रम जी और ससुर जी का नेचर देखकर हमारी इज्जत बच गई। अगर मुझे पहले पता होता तो तुम गवारों के घर हम रिश्ता ही नहीं करते। इतना लंबा घूंघट डाल रखा है, तेरी पूरी आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंच रही। जल्दी से जा खाना बना। खैर, आज ममता की पहली रसोई की रस्म थी, इसीलिए वो खाना बनाने लगी। तभी उसकी बेशर्म सास किचन में आई, छोटे छोटे कपड़े पहनकर। बहू, तेरे कपड़े देखकर तो मुझे गर्मी लग रही है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। तू सांस कैसे ले रही है इन कपड़ों में? ये लंबा लंबा घूंघट उठाकर फेंक दे। सासू माँ, आपकी वजह से आपके बेटे और आपके पति यानी मेरे ससुर जी की बहुत बेइज्जती होती रहती है। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरी तरह बन जाइए, फिर देखना हर कोई आपकी इज्जत करेगा। देख, तू मेरी फिक्र मत कर, मेरी इज्जत बहुत है। जिस सोसाइटी में मैं बैठती हूँ ना, वहाँ तेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अपना मजाक उड़वाने को तैयार हूँ, पर अपने संस्कारों के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर उसकी सास वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद खाना बन गया और खाना पीना खाकर सब लोग सो गए। अगली सुबह ममता की सास बाहर सड़क पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक्सरसाइज कर रही थी। तभी मोहल्ले के कुछ छिछोरे लड़के वहाँ पर आ गए। क्या बात है आंटी, इस उम्र में भी आप कयामत ढा रही हो। जरा हमें भी एक्सरसाइज सिखा दो। हाँ आंटी, आपको देखकर तो बूढ़ों के अंदर भी जवानी आ जाती है। ओह कम ऑन यार, तुम लोग तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। खैर, उसकी सास उन लड़कों के साथ वहीं सड़क पर एक्सरसाइज करने लगी। तभी वहाँ पर कुछ बुजुर्ग आ गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने यहाँ बीच सड़क पर? अरे लौंडो, भागो यहाँ से। लड़के डर कर वहाँ से भाग गए। आप लोगों ने क्यों उन बेचारों को भगा दिया? एक्सरसाइज ही तो कर रहे थे। अरे कैसी बातें कर रही हो आप? मैंने तो उन लोगों को इसलिए भगाया क्योंकि आप हमें भी एक्सरसाइज करा सके। वो लड़के थोड़ी देर पहले सही ही कह रहे थे, आपको देखकर हम बूढ़ों के अंदर भी जवानी आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, तुम लोग भी एक्सरसाइज करो। अब वो बुढ़े भी उसके साथ एक्सरसाइज करने लगे। तभी उन बुढ़ों की बीवियों ने ये सब देख लिया बालकनी से। तुम्हें बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ी है क्या? ममता, विक्रम, अपनी बेशर्म माँ को अंदर रखा करो। पूरे मोहल्ले में बेशर्मी फैलाए करती है। आवाज सुनकर बालकनी में ममता, विक्रम और ममता के ससुर सब लोग आ गए। बेटा, अपनी माँ को अंदर लेकर आ, इसने तो पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटा रखी है। तुम लोग अपने अपने पतियों को संभालो। मुझ जैसी हसीना को देखते ही खींचे चले जाते हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है? विक्रम बेटा, अपनी माँ को समझा लो, वरना हम सारे मोहल्ले की औरतें मिलकर इन्हें इस मोहल्ले से भगा देंगे। खैर, इधर विक्रम अपनी माँ को अंदर लेकर आया। माँ, लोग अपने बच्चे को समझाते हैं, पर मैं दिन भर आपको समझाया करता हूँ। इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। और इस उम्र में क्या, औरत की एक मर्यादा होती है, उससे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तुम सारे मर्यादित लोग मिलकर अपनी एक नई दुनिया बना लो। मेरा तो जैसा मन करेगा वैसे ही रहूंगी, वैसे ही कपड़े पहनूंगी। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि मैं इतने कपड़े पहन लेती हूँ, वरना इतनी गर्मी में तो मेरा ये भी पहनने का मन नहीं होता। देख रहे हो बेटा, तुम्हारी माँ कैसी बातें कर रही है। मैं कुछ बोल दूंगा तो बुरा मान जाएगी। सासू माँ, कम से कम ससुर जी का तो ख्याल रखिए। आपकी वजह से उनकी कितनी बेइज्जती होती है। खैर, ऐसे वक्त बीत रहा था, लेकिन उसकी बेशर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा, ममता, सुबह जैसे ही घर से निकलता हूँ वैसे ही पूरा मोहल्ला मुझसे मेरी माँ की शिकायत करने लगता है, और जैसे ही घर आता हूँ फिर से मुझे शिकायतें सुनने को मिलती है।
मैं तो परेशान हो गया हूँ इन सब से। ऐसा करते हैं, कल ही हम लोग किसी ट्रिप पर चलते हैं, इसी बहाने हमारा हनीमून भी हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन अगर यहाँ पर सासू माँ और ससुर जी को अकेला छोड़ दिया तो सारे मोहल्ले वाले ससुर जी को परेशान करते रहेंगे, क्योंकि सासू माँ की बेशर्मी तो कम होने वाली नहीं। ऐसा करते हैं, हम सब लोग समर वेकेशन पर चलते हैं, वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा इस मोहल्ले से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है माँ को थोड़ी अकल आ जाए। इस गर्मी में नैनीताल या कश्मीर सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि गोवा जाने से कोई फायदा नहीं। अगले दिन विक्रम ने इस बारे में अपने माँ बाप से बात की और उसी शाम को वो लोग समर वेकेशन के लिए कश्मीर निकल गए। सारे लोग कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों पर ठंड के मजे ले रहे थे, लेकिन ममता की सास अभी भी छोटे छोटे कपड़े पहनी हुए थी। माँ, हम लोग यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आए थे कि कम से कम इस ठंडक में तो आप पूरे कपड़े पहन लेंगी। आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? हम लोग यहाँ पर ठंड का मजा लेने आए हैं, कपड़े पहनकर मैं मजा नहीं खराब करना चाहती। खैर, बाकी सारे लोग तो बड़े बड़े कोट या स्वेटर पहने हुए थे, लेकिन उसकी सास अभी भी छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी। वो बर्फ उठा उठाकर बाकी पर्यटकों के ऊपर फेंकने लगी। सारे पर्यटक उसे देखकर हंस रहे थे। अरे देखो इस औरत को, कितनी बेशर्म है। बेशर्म के साथ साथ ये एक नंबर की गवार भी लग रही है। बर्फीली पहाड़ियों में भी इसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मुझे तो लगता है ये पहली बार अपने गांव से बाहर निकली है, इसीलिए हम लोगों को दिखाने के लिए छोटे कपड़े पहन रखे हैं। इसे तो इतनी भी अक्ल नहीं कि ठंड के मौसम में पूरे कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन ममता की सास तो अपने में ही मगन थी, वो किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। विक्रम, ममता और उसके ससुर ने उन लोगों की बातें सुन ली। वो तीनों उसके पास आ गए। तुम मेरी और कितनी बेइज्जती करवाओगी? यहाँ पर लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतने सारे गवारों के बीच एक मैं ही मॉडर्न लग रही हूँ। इतना बोलकर वो बर्फ में लोट लोट कर खेलने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज जब सारे कपल बर्फ की पहाड़ियों पर एंजॉय कर रहे थे, तब वहाँ का मैनेजर बोला, सुनिए सुनिए, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी कपल पहली बार आए हैं, उन्हें उनकी शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबको हमारी तरफ से एक दिन का होटल और खाना फ्री में दिया जाता है। सारे लोग खुश हो गए। तभी मैनेजर की नजर ममता की सास पर गई। ये बूढ़ी अम्मा कौन है? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि ठंड में बच्चों के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? अरे मैनेजर साहब, ये औरत तो गवार है, लगते पहली बार आई है। आप जिसके साथ भी आई हैं, ये ट्रिप छोड़कर कहीं और चले जाइए। हम आप जैसे बेशर्मों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। इतनी बेइज्जती होने के बाद वो लोग उसी वक्त वापस घर लौट आए। अगली सुबह ममता की सास ने साड़ी पहन ली। अरे ये कौन है? इतनी संस्कारी महिला, पक्का बहू तेरी कोई रिश्तेदार होगी। मैं हूँ आपकी बीवी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। कल जब कश्मीर में पहली बार मेरी इतनी बेइज्जती हुई, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। सासू माँ, इस अवतार में आप किसी देवी से कम नहीं लग रही। अब देखना, हर कोई आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि जिस जगह का जैसा कल्चर होता है, हमें वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। उस दिन के बाद उसकी बेशर्मी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सारे लोग उसकी इज्जत करने लगे और सब खुशी खुशी रहने लगे।